तो हम बात करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है भाई, ये हम लोग बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर ही है, बट हम इसको अलग से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये टॉपिक्स देखो, जितने ज़्यादा हम डिवाइड करेंगे टॉपिक्स को सब पॉइंट्स में या फिर सब हेडिंग्स में, या फिर जितना भी हम सब डिवाइड करते हैं पॉइंट डेफिनेशन मतलब टॉपिक्स को, तो उतना अच्छे से हमारे पास रिकॉल करने में, उतना अच्छा हमारे पास समझने में मदद मिलती है यार। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1 से। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं चुनाव साल में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज पैरेलल विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्या जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है वो पैरेलल होता है भाई? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, क्या वो लेजिस्लेटिव पावर के साथ पैरेलल होता है? नहीं होता भाई। देखो आर्टिकल 123 जो है वो किसके बारे में बात करता है भाई? आर्टिकल 103 जो है, सॉरी 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है किसके? प्रेसिडेंट की। ठीक है, अब देखो भाई, देखो जब सेशन नहीं है, कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस। बट ऐसा नहीं है कि इसकी जो पावर है वो पैरेलल है भाई। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना प्रेसिडेंट का, इट इज लिमिटेड। ओके, सो इट इज नॉट पैरेलल। एन ऑर्डिनेंस कैन लास्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रोमलगेशन। देखो भाई, ये जो है मैक्सिमम जो है 6 मंथ प्लस 6 वीक तक ये लास्ट कर सकता है। बिकॉज सपोज करो आज प्रोमलगेट किए ऑर्डिनेंस को, इसके 6 महीने के अंदर हमारे पास इसको क्या करना है भाई? हाउस में प्रेजेंट करना है। ठीक है, बिकॉज 6 महीने के अंदर हाउस सेशन में आएगा। मैक्सिमम पीरियड जो हो सकता है सेशन में आने के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ हो सकता है। अब जब सेशन में आया हाउस, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर इसको अप्रूव करना पड़ता है प्रमल ऑर्डिनेंस को। जो मैक्सिमम डेट हो जाता है, मैक्सिमम डेट जहाँ पे ऑर्डिनेंस रह सकता है वो 6 मंथ एंड 6 वीक्स। एन ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, एक ऑर्डिनेंस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, एंड वो जाके किसी भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट को अपील मतलब रिपील या फिर इनैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। सही बात है यार, ये करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे D3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन दी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उस इलेक्टोरल कॉलेज का यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं ये हमसे पूछा है। पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं क्या वो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के पार्ट, प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्ट होते हैं? देखना भाई, प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा ऑफिस है, और बहुत बड़ा ऑफिसर, हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उतना उनको उतना इज्जत नहीं दिया जाता। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप हमेशा याद रखना इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, ये चुनाव की बात हो रही है। ठीक है ना, इलेक्शन की बात हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स को उतना वैल्यू दिया नहीं जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही बात है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट करता है भाई? ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करता। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विथ यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 सॉरी 2 3 4 2 3 6। ठीक है, रिमूवल में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेंगे भाई? रिमूवल में ओनली एमपीज। किसकी बात कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा ओनली। बिल्कुल सही बात है यार, जो रेजोल्यूशन है, क्योंकि राज्यसभा का वाइस चेयरपर्सन होता है कौन? एक्स ऑफिसो वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? मतलब एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो उसके जो रिमूवल है सिर्फ और सिर्फ उसको राज्यसभा में इनिशिएट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एंड इसके पास करने से पहले 14 डे नोटिस देनी पड़ती है। याद रखना, इट इज पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी यार, मोर देन हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ।
दैट इज प्रेसिडेंट वोटिंग माइनस वैकेंसीज इज द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 मंथ। अगर वैकेंसी आता है, वाइस प्रेसिडेंट को सपोज रिमूव कर दिए, तो उसको 6 मंथ के अंदर इसको यहाँ पे फिल करना है क्या ना। संविधान ने ये बोला है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के टर्म, अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है अगर वो वैकेंट हो जाता है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको फिल करना है। और जो नया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, इट शुड कंटिन्यू फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 ईयर, नॉट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। ठीक है, The Vice President preside over the joint sitting of the Parliament in the absence of the Deputy Speaker of the Lok Sabha। क्या स्टेटमेंट सही बात है यार? देखो ये गलत है, बिकॉज सपोज करो जो हमने बोला जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने वाला पहला कौन है? स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं रहा तो हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहा तो वाइस चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ना। ओके, सो हमसे इनकट पूछा गया है भाई। इनकट क्या है यहाँ पे? इनकट हो जाएगा 2 and 3 ओनली। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यार? कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन की बात करनी, जिसको हेड कौन करता है भाई? प्राइम मिनिस्टर। द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए? पहली बात, जो कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन है, इट इज नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये 3 स्टेटमेंट है भाई। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, सो इज नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इज हेडेड बाय द होम मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन। ठीक है, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो भाई, द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज एसपीजी। एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। The Executive Council of the Nuclear Command Authority of India is headed by the Prime Minister। देखो भाई, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, उसको कौन हेड करता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन एट 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। President is completely immune from the civil and criminal proceedings during his term in office। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, ये जो प्रेसिडेंट है ना, ही इज इम्यून फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स बट नॉट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी, है ना, मतलब उनको कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते, इम्प्रिजन नहीं कर सकते, बट 2 महीने के नोटिस देने के बाद तो दो चीज़ें होती है। ठीक है, तो एक होता है सिविल मैटर, एक होता है क्रिमिनल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर के खिलाफ तो आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस में है। तो क्रिमिनल की इनके ना ही अरेस्ट कर सकते हो, ना ही इम्प्रिजन कर सकते हो। ठीक है, सिविल मैटर में आप 2 मंथ नोटिस देने के बाद आप क्या कर सकते हो? पर्सनल मैटर पे सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हो। सो इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल मैटर बट नॉट फ्रॉम सिविल मैटर। तो देखो भाई, बोल रहा है वो कंप्लीटली इम्यून नहीं है यार। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है यार। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है क्या? बिल्कुल मेंशन है कि जो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट होगा वो क्यों होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसको डिफाइन नहीं किया कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मेंशन जरूर है बट डिफाइन नहीं किया गया है। इनकट पूछा है, इनकट जाएगा 1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट के ऑफिस में उसकी बात करनी है यार। द वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट। ये गलत है भाई। ये तो सही बात है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, बट कब तक बनेगा, जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता, ठीक है। और जो नया प्रेसिडेंट होगा ना वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक रहेगा। इन केस द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वैकेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक चार्ज एज अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस हैज सर्टेन लिमिटेड पावर व्हेन ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना भाई ना, इंजॉय ऑल द पावर जो प्रेसिडेंट के पास होता है वही सब ये भी इंजॉय करेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर इज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो, क्या इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है? बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या है, वो एसेंट देने से रुक जाएगा, मतलब विथ होल्डिंग हिज एसेंट। क्वालिफाइड वीटो, देखो भाई क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है भाई। ये हमारे पास देखने को मिलता है किसके पास, प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है हमारे पास, है ना, उसके पास देखने को मिलता है। जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, मतलब अगर ज़्यादा लेजिस्लेचर के अंदर अगर ज़्यादा मेजोरिटी के साथ कोई चीज़ें पास हो जाती है तो उसको मानना ही पड़ता है। सस्पेंसिव वीटो मतलब क्या है ना, ओवर बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ऐसा वीटो जिसको ना जो लेजिस्लेचर है वो ओवर कर सकता है विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। क्वालिफाइड वीटो में ना ज़्यादा मेजोरिटी जरूरत पड़ती है, बट सस्पेंसिव वीटो में ना जितनी मेजोरिटी थी उतनी ही से अगर पास हो गया तो फिर से वो लागू हो जाएगा। पॉकेट वीटो मतलब क्या है, नो एक्शन। इट इज़ इन नॉट इन इंडिया भाई, इट इज़ इन यूएसए। एंड इसमें क्या होता है, ओवर राइडन बाई लेजिस्लेचर विथ हायर मेजोरिटी, एंड इट इज ओवरराइडन बाय द लेजिस्लेचर। सही है, बाय ऑर्डिनरी मेजोरिटी। जितनी मेजोरिटी पहले थी उतनी ही अगर मिली तो हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास इंडिया के पास है। पॉकेट वीटो भी इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है, सस्पेंसिव वीटो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है, एंड एब्सोल्यूट वीटो भी उसके पास है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1, 3 एंड 4। क्वालिफाइड वीटो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। हमको फिर से बात किसी करनी है प्रेसिडेंट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द स्पीकर। देखो भाई, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, बट नॉट इन द कंसल्टेशन विद द स्पीकर, इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन, अगर हमारे पास डिफेक्शन की बात हो रही है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिफेक्शन की बात हो रही है, तो इसको डिसाइड करने वाला कौन है, स्पीकर। लेकिन अगर डिस्क्वालिफिकेशन, दोनों में सेम सेम लगता है इसलिए कंफ्यूज आते हैं लोग। डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो इसको कौन देखता है भाई, प्रेसिडेंट। एंड किसके साथ कंसल्ट करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ। He can seek advice from the Supreme Court and such advice is binding on the president। यार समझो यार, कोई भी चीज़ जैसे बाइंडिंग नहीं है यार, जहाँ पे बाइंडिंग आपको दिमाग में मिल जाएगी। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है, इट इज़ बाइंडिंग, नो नॉट नाउ, बट सेकेंड बार भेजा रिकमेंडेशन, अगर जो रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने भेजा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, बट वो फिर से भेजा तो वो बाइंडिंग है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। तो जहाँ पे साफ साफ बाइंडिंग ना लिखा हुआ है वहाँ पे तो आप नॉन बाइंडिंग ही समझो, एडवाइजरी ही समझो। The President of India does not possess veto power with respect to the constitutional amendment bill। बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वीटो पावर मैंने बताया था ऊपर में। वीटो पावर मतलब क्या करना, उसमें कोई भी एक्शन ना लेना या फिर विथ होल्ड कर देना एसेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं है ये वीटो पावर, ठीक है। बाकी ऑर्डिनरी बिल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं है। ऐसा कहाँ पे आया भाई, वैसा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में हुआ था, उसने क्या कर दिया कि उसने बोला कि जो प्रेसिडेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अपना एसेंट देना ही पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वीटो नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
ही हैज़ टू गिव हिज असेंट। तीसरा ही सही है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा डी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमको फिर से प्रेसिडेंट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट चार्जेस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी साइंड बाय 1/3 मेंबर ऑफ द हाउस इन विच चार्जेस हैज़ बीन फ्रेम्ड। ना भाई ना, 1/3 मेंबर्स के द्वारा नहीं, 1/4 मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे जो है ना रेजोल्यूशन है इम्पीचमेंट का उसको साइन करना चाहिए। दिस इज नॉट 1/3, इट इज 1/4। एंड हमारे पास है ना 14 डे नोटिस भी देना पड़ता है। एंड दिस इज इट इज सेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द चार्जेस। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मीनिंग ऑफ ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो ग्राउंड क्या है भाई इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का, इट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने शुरुआत में ही देखा कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया। तो डिफाइंस बोल रहा है तो गलत बोल रहा है भाई। हमसे करेक्ट पूछा तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट। सपोज करो जो सिटिंग प्रेसिडेंट का 5 साल खत्म हो गया तो उसका जो वैकेंसी आई उसके बारे में चीज़ें हमको बतानी है। एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि उसकी जो एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म है, सपोज करो ये आज समझो 10 अक्टूबर को प्रेसिडेंट का सिटिंग खत्म हो रहा है ना, 10 अक्टूबर 5 साल पहले ये बना था, तो हमको क्या करना है 10 अक्टूबर खत्म होने से पहले इस टाइम पे इलेक्शन करा लेना है, तब तक जो इसका सिटिंग है वो खत्म होने से पहले नया इलेक्शन हमारे पास, नया प्रेसिडेंट हमारे पास हो जाए। सही है। सो क्या लिखा है, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन, बिल्कुल सही बात। प्रेसिडेंट मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, बिल्कुल सही बात है। जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक ये कंटिन्यू करेगा। The vice president act as a president after the expiration of the term of sitting the president until the new president is elected। गलत बात है भाई। हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट तभी काम करेगा जब प्रेसिडेंट जो है वो हट गया है ना, चाहे उसकी डेथ हो गई हो, चाहे डिस्क्वालीफाई कर गया हो। बट अगर हमारे पास प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाता है तो वो वही प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा ऑफिस में, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C 1 and 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करनी है भाई प्रेसिडेंट का जो है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज पैरेलल टू द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। अभी क्वेश्चन हमने देख लिया भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है यार कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है लेजिस्लेचर के बराबर है? बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज ये जो पावर है इट इज लिमिटेड यार, इट इज नॉट सुपीरियर टू द पार्लियामेंट, है ना। एंड ऑल्सो व्हेन द हाउसेस आर इन सेशन, जब जो हाउसेस हैं वो सेशन में, तब वो प्रोमलगेट नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस, सो इट इज नॉट पैरेलल। द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, है ना। when both the houses are not in session और either house is not in session, ठीक है, ये भी जरूरी है। मतलब लोकसभा तो है, राज्यसभा नहीं है, तो भी प्रमोलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस, बिकॉज पास होने के लिए तो दोनों जगह से अप्रूवल चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को लोग मिस कर देते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। The president can make an ordinance only when he is satisfied that the circumstances exist that render it necessary for him to take immediate action। बिल्कुल सही बात है। ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आ गई हैं जिसमें उनको जरूरी एक्शन लेना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस ये ले सकता है। The decision of the president to issue an ordinance cannot be challenged in the court। जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है टू इशू एन ऑर्डिनेंस, इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्या? देखो भाई ये गलत है, बिकॉज जो 1970 से पहले जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था, ऑर्डिनेंस को इशू जो था उसको हम कोर्ट में नहीं कर सकते थे चैलेंज। बट 1970 में जो कूपर्स केस आया था ना, कूपर्स केस से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई जो ऑर्डिनेंस जो लिया गया है उसके डिसीजन को, प्रेसिडेंट को भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड प्रैक्टिस।
करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमसे करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट 1 क्या है, एनी ऑफ द डाउट एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डाउट या फिर डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको कौन डिसाइड करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा? बिल्कुल डिसाइड करेगा, और उसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ये भी सही है भाई। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज। देखो भाई, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है कि ऐसा नहीं कि इलेक्टोरल कॉलेज हमारा फुलफिल नहीं हुआ, उसके बेसिस पे आप इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। The Vice President of India is modeled on the lines of the Vice President of America, but with some differences। बिल्कुल सही बात है यार, अमेरिका के जैसे ही बनाया गया है, बट उसके साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, इट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी when it fall vacant and remain president for the unexpired term। मतलब 5 साल का सपोज टेन्योर था वाइस प्रेसिडेंट का, तो 5 साल के समय 3 साल के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट खत्म हो गया सपोज, मतलब घटा दिए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना 2 साल तक काम करेगा। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, ये यूएसए के अंदर है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, सपोज 3 साल में प्रेसिडेंट खत्म हो गया, कहीं चला गया, डिसॉल्व हो गया, ये हटा दिए गया उसको, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट काम करेगा। बाकी 6 महीने के अंदर क्या करना है, वाइस इलेक्शन कराना है भाई प्रेसिडेंट का। The Vice President of India does not assume the office of the President when it fall vacant for the unexpired term, unlike the President of America। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा unexpired term unlike the President of America। देखो ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट डज एज्यूम दी प्रेसिडेंट का ऑफिस, ठीक है। The Vice President of India does not assume the office of the President when it fall vacant for the unexpired term like the Vice President of India। तो इसका 2 तरह के सेंस निकाल सकते हो, इसको 2 तरह से मीनिंग निकाल सकते हो, बट हाँ एज्यूम तो करता है कुछ ऑफिस, है ना, प्रेसिडेंट का, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ समय के लिए करता है, ये सही है। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव चीज़ है यार, यूपीएससी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपको सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है। तो मैं आपको इसको एक तरह से स्टार लगा देता हूँ कि हाँ आपको किस नज़रिए में देख रहे हो। अगर ये आप सोच रहे हो कि अनएक्सपायर्ड टर्म तक वो नहीं बनता तो ये सही है, और ये सोचते हो कि ऑफिस का होल्ड नहीं करेगा तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि हाँ ऑफिस होल्ड नहीं करता है 6 महीने तक मैक्सिमम करता है, जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। तो करेक्ट यहाँ पे हमारे पास बी हो जाएगा 1 और 3 ओनली। तो ये सब चीज़ें की क्वेश्चन बनाने समझ आती है यार। क्वेश्चन नंबर 13 है द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, दोनों में डिफरेंस बताना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों आते हैं, बट प्रेसिडेंट के में ओनली इलेक्टेड, प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, बट वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। सो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द वाइस पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट में उसमें नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों आएंगे। नॉमिनेटेड इलेक्टेड ऑफ द पार्लियामेंट ओनली, ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों आते हैं। इट इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ना भाई ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द एमपीज पार्लियामेंट के ही आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ना भाई ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही आते हैं, एंड वेदर दे आर इलेक्टेड एंड वेदर दे आर नॉमिनेटेड इट डजंट मैटर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। करेक्ट हमारे पास जाएगा B1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है भाई, प्राइम मिनिस्टर की बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमसे कुछ स्टेटमेंट पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है क्या? बिल्कुल मेंशन नहीं है। ये इसी बोल तो रहा नहीं है मेंशन। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर। देखो भाई, जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस ऑफ टर्म है इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। इट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
फिक्स मतलब इसको रिमूव नहीं कर सकते, ऐसा है ना। He or she can bring about the collapse of the council of minister by resigning from the office। बिल्कुल सही बात है, जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी रिजाइन कर देते हैं, वो भी हट जाते हैं, मतलब वो भी कोलैप्स कर जाएंगे। He or she does not have the power to recommend the dissolution of लोक सभा to the president। बिल्कुल गलत है भाई, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि जो लोकसभा है दैट इज द लोअर हाउस, उसको रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि रिजॉल्व कर दो। सो नॉट हैव बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार, ही हैव द पावर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है विद रेफरेंस टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है यार प्रेसिडेंट का, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करने की, किसी को भी वो तरह से थोड़ा सा मोक्ष प्रोवाइड कर सकता है, मोक्ष मतलब इन द सेंस थोड़ा सा रहम प्रोवाइड कर सकता है। The objective of the pardoning power of the president is to correct any judicial error in the operation of law। बिल्कुल सही बात है यार, कोई भी जुडिशियल एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास पार्डनिंग पावर होता है। आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को ये पार्डन करने की पावर देता है, यहाँ तक कि वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। देखो भाई पार्डनिंग पावर जो है वो दोनों का डिफरेंट है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट है इट कैन इवन पार्डन द डेथ सेंटेंस और इवन दी सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट मार्शल, बट जो गवर्नर है ना वो डेथ सेंटेंस को नहीं क्या कर सकता, पार्डन नहीं कर सकता। सो इट इज नॉट सिमिलर ब्रो। इट इज ऑल्सो यूज टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम द सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड एज एन अनड्यूली हार्श। बिल्कुल सही बात है, सपोज करो कोई आदमी चोरी किया है यार, उसकी सजा तो 2 साल की होनी थी, बट वो उसका जो केस है पेंडिंग है कोर्ट में, तो वो 10 साल के लिए सजा काट चुका है। तो इस समय के केस में जो प्रेसिडेंट है ना वो इसको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज बिना मतलब का उसको दर्द सहना पड़ रहा है। द पार्डनिंग पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो भाई ये ऐसा सही है क्या? देखो प्रेसिडेंट जो है अपना पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज यूनियन कैबिनेट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं। सो यूनियन कैबिनेट इज अ मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर स्मॉलर टर्म, मतलब मोर स्मॉलर मेंबर्स कंटेंट करता है, ठीक है, इसमें कैबिनेट मेंबर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोस्ट रखते हैं। तो उनके एडवाइस पे ये क्या करता है, पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट। तो 1 और 3 इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा सी 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रिप्राइव, ठीक है। तो पार्डन का मतलब क्या होता है, एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? देखो पार्डन का मतलब होता है कि जितने भी जुर्म थे सब चीज़ से बरी कर देना, कुछ भी नहीं। सपोज करो क्राइम 0, मतलब क्राइम किया था उसमें 10 साल की सज़ा थी, 0 कर दिया, जा भाई छुट्टी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, जा भाई छुट्टी, 0 कर दिया, इसको बोलते हैं पार्डन। तो 1 का हो जाएगा ए। कम्यूट क्या होता है भाई? कम्यूट में क्या होता है, हमारे पास जो उसके सेंटेंस होती है ना उसको कम कर देते हैं क्या ना। कम्यूट मतलब सब्सटीट्यूट, कम्यूट मतलब सब्सटीट्यूट, ठीक है। टी आ रहा है 2 बार, MM आ रहा है 2 बार, ठीक है। कम्यूट मतलब सब्सटीट्यूट, ट्यूट 2 बार TNT, तो इसे याद रखना भाई, कम्यूट मतलब सब्सटीट्यूट। हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया 1 फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट टू द लाइटर फॉर्म। सपोज करो लाइफ 10 ईयर तक यहाँ पे विगरस इम्प्रिजनमेंट था, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, है ना, उसको हमने क्या कर दिया 1 ईयर ऑफ या फिर 5 ईयर ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया ना, तो ये हो जाएगा बी। रिमिशन, रिमिशन मतलब क्या हो गया, है ना, रिमिशन मतलब क्या हो गया, सेंटेंस को कम कर दिया विदाउट चेंजिंग द नेचर, ठीक है। कम्यूटेशन में सब्सटीट्यूट हो जा रहा है, नेचर को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइटर फॉर्म में कर दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अच्छा वाला, कम्यूट का एग्जांपल, सपोज करो कोई आदमी का लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, उसको हमने क्या कर दिया, या फिर डेथ सेंटेंस था, सपोज करो डेथ सेंटेंस था, उसको हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास
एक तरह से हमारे पास क्या है, एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया लाइटर फॉर्म में। बट रिमिशन में क्या होता है ना, रिमिशन में क्या होता है भाई, हमारे पास पीरियड को कम करते हैं विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, है ना। पीरियड को चेंज करते हैं, जैसे 10 साल के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था, उसको हमने 5 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर दिया, वो क्या हो गया हमारे पास, रिमिशन हो गया, है ना। रिड्यूसिंग द पीरियड विदाउट चेंजिंग द नेचर। रेस्पाइट में क्या होता है भाई, रेस्पाइट में है ना लेसर सेंटेंस दिया जाता है इन प्लेस ऑन द ओरिजिनल सेंटेंस, बिकॉज कुछ स्पेशल फैक्ट लाइक वो आदमी डिवोर्स मतलब डिसेबिलिटी में आ गया, उस फिजिकल डिसेबिलिटी है उस आदमी का, या फिर प्रेगनेंसी, जैसे कि आप जवान पिक्चर में देखो, जवान पिक्चर में हमारे पास वो मदर प्रेग्नेंट थी तो उसको फांसी की सजा दे रहे थे, बट उसको 5 साल बाद जब तक बच्चा बड़ा ना हो तब तक, समझ रहे हो ना, तो वो तो गलत पिक्चर बताया, बट हाँ उसमें कुछ सेंटेंस को कम कर सकते हैं स्पेशल फैक्ट के मुकाबले, तो ये हो जाएगा डी। रेस्पाइट मतलब स्पेशल फैक्ट। छोटी छोटी चीज़ों से याद रखो भाई, बड़े बड़ी चीज़ याद नहीं होती, बस छोटी छोटी चीज़ों से याद रखो। रेस्पाइट में ऐसा आ रहा है एक बार तो स्पेशल फैक्ट। रिमिशन में हमारे पास क्या करेंगे, सेंटेंस कम करेंगे। मिशन में जाता है कोई आदमी तो कितने दिन के लिए जाता है, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 साल के लिए, तो यहाँ पे सेंटेंस को कम कर देंगे, जो सेंटेंस है मतलब सेंटेंस को नहीं, जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देंगे। सब्स्टिट्यूट में नेचर को चेंज कर देंगे, लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये सब चीज़, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो बिना देखिए, पार्डन मतलब क्या करना है, पार्डन है, कम्यूटेशन है, ठीक है, रिमिशन है, एक रेस्पाइट होता है, एक रिप्राइव होता है। रिप्राइव यहाँ पे नहीं दिया बट हाँ रिप्राइव भी देख लेते हैं। पार्डन में क्या करते हैं भाई, हमारे पास पार्डन में क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। जीरो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एब्सॉल्व, समथिंग टू जीरो, ये याद रखना। कम्यूटेशन में एम एम आ रहा है, कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूट, कम्यूट मतलब सब्सटीट्यूट, टी टी 2 बार है, SUBSTITUT। सब्सटीट्यूट मतलब सपोज करो लाइफ इम्प्रिजन मतलब फांसी की सजा थी, डेथ सेंटेंस को क्या कर दिया, डेथ सेंटेंस को यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। सब्सटीट्यूट। रिमिशन में क्या आ रहा है भाई, रिमिशन मतलब मिशन में कोई आता है 10 दिन की जाता है, 20 दिन की जाता है, 1 साल की जाता है, मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन जो है, पीरियड ऑफ सेंटेंसेस कम कर दिया, पीरियड को कम कर दिया यहाँ पे। नेचर सेम है भाई। रेस्पाइट में ऐसा आ रहा है तो स्पेशल फैक्ट को देखते हुए हमारे पास जैसे कि एग्जांपल के तौर पे याद रखना, प्रेगनेंसी, उसके नेचर को कम कर दिया जाता है, हार्शनेस को कम कर दिया जाता है। उसके बाद रिप्राइव क्या होता है भाई, रिप्राइव जो बचा है ना, स्टे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, है ना, स्टे लगा देता है, से लगा देना, इज कॉल्ड रिप्राइव। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर की यार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 का A, बी का 5, सी का 3, डी का क्या है, डी का 2 है। आंसर हो जाएगा A। 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो भाई, मिनिस्टर जो होल्ड करते हैं ऑफिस, है ना, अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसीलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं दे होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर्स जो होते हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा and individually responsible to the presidents because they hold the office under the pleasure of the president। ठीक है, दो चीज़ों को मत भूलना भाई। The advice tendered by the minister to the president can be inquired into the court। जो एडवाइस है उसको इंक्वायर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिकल 74 बोलता है the advice, aid and advice of the, मतलब जो
प्रेसिडेंट होता है एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इसका जो मिनिस्टर्स का जो एडवाइस है, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ना भाई, इसको सैलरीज को जो डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है यार। इतनी पावर प्रेसिडेंट को कहाँ से मिल जाए। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, ओके, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, हमने कहाँ से लिया है भाई, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से लिया है, नॉट फ्रॉम कैनेडा। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, एटलीस्ट 14 डे नोटिस देना भी जरूरी है। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड लोकसभा। देखो, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना तो जरूरी है, बट इन दी राज्यसभा, एंड इट इज बाय सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, आर्टिकल 123 जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ डील करता है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। कंसिडर द फॉलोइंग इन दिस रिगार्ड, एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउस आर इन सेशन, है ना, इज वैलिड इफ अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। देखो भाई, देखो जनरली नियम ये रहता है कि जो हमारे पास जो प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस, वो तभी कर सकता है जब नॉट इन सेशन है। तो क्या सेशन में रहते हुए भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है? नहीं कर सकता, इज वॉइड। ओके, इसे तो हम बोलते हैं कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट पैरेलल टू द लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखो याद रखना कि भाई ऑर्डिनेंस तभी मेक कर सकता है जब वो एक सेशन जो है वो मतलब जो दोनों हाउस है वो सेशन में ना हो, या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो। अगर दोनों हैं सेशन में और प्रोमलगेट कर दिया ऑर्डिनेंस, तो वो वॉइड कहलाता है। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। इसे तो हम बोलते हैं इट इज नॉट पैरेलल टू द लेजिस्लेचर बिकॉज पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है। देखो, आर्टिकल 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल नंबर वो है 213। तो इसको आगे खसका दो यार, 213 जो है वो गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ डील करता है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जगह B2 ओनली। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट। हमको बात किसकी करनी है? वाइस प्रेसिडेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, लोग इग्नोर मारते हैं, लोग जो कॉमन जनरल पब्लिक है उसको तो क्या फर्क पड़ रहा है, उसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दिखता है, उसको नहीं पता कि भाई उसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना भाई, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट में MP जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं क्या? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या? बिल्कुल सही बात। इलेक्टेड ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, इलेक्टेड MP नॉमिनेटेड MP एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो देखो भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे पास इलेक्टेड MP पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नॉमिनेटेड MP पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। LA ऑफ स्टेट्स एंड LA ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली, यही पार्टिसिपेट करते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स। देखो प्रेसिडेंट के चुनाव इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MPs पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली MPs। तो ओनली MPs मतलब वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ, नो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, नो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली के मेंबर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के, तो गलत है। All doubt and dispute in connection with the election of the vice president are inquired and decided by the High Court. No, it is decided by the Supreme Court यार।
ठीक है। ही कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एग्रीड बाय द राज्यसभा। नो, ऑल द देन मेंबर्स मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी, एंड ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द व्हाट, ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स मतलब क्या होता है, ऑल द देन का मतलब होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। एंड इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे चाहिए भाई, राज्यसभा के अंदर, नॉट इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा भाई, इनकरेक्ट तो सब है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा डी। तो हमने कवर किया यार वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कभी मिस नहीं करना इस टॉपिक को, क्योंकि हमेशा चुनाव चलते रहता है, कभी क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, बिकॉज हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विजिट करते रहते इधर उधर, है ना, तो इसीलिए जरूरी है ये सब।